फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 803 हिंसा का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली के पास हिंसा का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। एड्स बाय पब फ्यूचर। फीनिक्स राज्य के अंदर कहीं एक खूबसूरत महिला सफ़ेद वस्त्र पहने हुए पहाड़ी के किनारे खड़ी दिखाई देती है और वह अपनी लालसा भरी आंखों से रात के आकाश को देख रही थी। मेरी महिला, आपको कुछ जानना है। जब वह अचंभित थी तो उसके ठीक पीछे एक पुरुष की आकृति प्रकट हुई। उस आवाज़ को सुनकर महिला ने अपना सिर घुमाया और उस व्यक्ति की ओर देखा जो उसके घुटनों में से एक पर बैठा था और उसकी निगाहें जमीन की ओर थीं। वह सीधे उन महिलाओं को नहीं देख रहा था जो उसके ठीक सामने खड़ी थीं। क्या हुआ? सब ठीक है? महिला ने कोमल स्वर में पूछा। महिला की बात सुनकर आदमी ने अपना सिर हिलाया। लेडी एथेना, यह उस व्यक्ति से संबंधित है जिस पर आपने हमें नज़र रखने के लिए कहा था। हमें लिन कबीले के युवा स्वामी योहान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। वह व्यक्ति शांत भाव से बोला, लेकिन उसके मुंह से योहान का नाम सुनने के बाद एथेना के चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए। अपना सिर उठाओ और मुझे सब कुछ बताओ जो तुम्हें उसके बारे में पता चला है। क्या वह ठीक है? वह इस समय कहाँ है? एथेना ने पूछा। उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव था और वह उस आदमी को अधीर तरीके से देख रही थी। आदमी ने अपना सिर उठाया और एथेना को देखा। वह ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया कि वह योहान का नाम सुनकर कितनी अधीर थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एथेना जैसा कोई व्यक्ति इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा और अपना धैर्य खो देगा। आखिरकार वह कोई ऐसी व्यक्ति है जो हर स्थिति में हमेशा अपना आचरण और शांति बनाए रखती है, लेकिन इस समय वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस आदमी ने कहा, उसने उत्तरी क्षेत्र में जियान कबीले को नष्ट कर दिया और उस कबीले के मुखिया को निर्दयतापूर्वक मार डाला। यह अत्यधिक गोपनीय जानकारी है। एथेना ने उसकी बात सुनकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या जानकारी का स्रोत विश्वसनीय है? क्या आप निश्चित हैं कि योहान के बारे में आपको जो जानकारी मिली है वह सच है? एथेना ने पूछा। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। मेरी महिला, हमें ये समाचार सूचना गिल्ड से मिला है और आप पहले से ही जानती हैं कि ऐसी जानकारी के मामले में वे लोग कितने विश्वसनीय हैं। ये जानकारी गलत नहीं हो सकती, आदमी ने विश्वास भरे अंदाज में कहा। उसे सुनकर एथेना चुप हो गई और एक क्षण बाद उसने गहरी सांस ली। तो उसने अंततः उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है, जैसा कि मैंने अपेक्षा की थी। उन लोगों ने अंततः उसे परेशान कर दिया और उसे उस सीमा तक धकेल दिया जहां उसके पास हिंसा का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एथेना ने फुसफुसाते हुए कहा और वह कुछ कदम उस व्यक्ति के करीब गई जो घुटनों के बल बैठा था और उसने उसकी पीठ को सहलाया और उसे पीछे से अपने पीछे आने का संकेत दिया। क्या कोई उसके साथ युद्ध के मैदान में गया था? क्या वह मेरी बड़ी बहन का कोई रिश्तेदार था? एथेना ने पहाड़ी के नीचे स्थित हवेली की दिशा में चलते हुए गंभीर भाव से पूछा। लेडी एवलिन की तरफ से कोई हलचल नहीं है। उसने स्वयं पूरे कबीले को खत्म कर दिया और जियान कबीले के कुलपति को मार डाला। यदि यह सूचना गिल्ड से नहीं होता तो मैं स्वयं भी उस बात पर विश्वास नहीं करता जो मैंने पहले सुनी थी। उस आदमी ने एथेना के पीछे चलते हुए उत्तर दिया। और ऐसा क्यों है? यह विश्वास करना कठिन क्यों है कि उसने उस शापित कबीले को अकेले ही नष्ट कर दिया? एथेना ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उस आदमी से पूछा। एथेना की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। बस इतना ही है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत युवा है और जिस व्यक्ति को उसने मारा वह एक उच्च स्तरीय साधक था। इस पर विश्वास करना वास्तव में कठिन है, लेकिन मुझे अपनी अंतरात्मा पर विश्वास है कि वह एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए। आखिरकार उसने आपका ध्यान आकर्षित किया है, मेरी रानी, उस व्यक्ति ने एथेना को उत्तर दिया। एथेना उसकी बात सुनकर चुप हो गई और एक क्षण बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति हैं, एथेना ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर अपनी बात जारी रखने से पहले एक लंबी सांस ली। क्या माँ को उसके बारे में पता था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी गति रोक दी और पीछे देखा। वह आदमी चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी जा सकती थी। उसके चेहरे पर उस मुस्कान को देखकर एथेना ने पराजित भाव से आह भरी। तो वह उसके बारे में जानती है? क्या उसने तुम्हें उसकी जांच करने के लिए कहा था? इनेग्राम, एथेना ने पूछा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। इनेग्राम नाम का आदमी एथेना की बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन एक पल बाद उसने अपना सिर हिला दिया। मेरी महिला, मैं बस अपना काम कर रहा था और आप अपनी माँ के स्वभाव के बारे में पहले से ही जानते हैं। आप और लेडी मिया उसके लिए अनमोल हैं और वह आप दोनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगी, इंग्राम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह एथेना को दृढ़ तरीके से देख रहा था। उसके चेहरे पर उन भावों को देखकर एथेना ने भौहें सिकोड़ लीं और बाद में उसने अपनी आंखों के सामने हवेली को देखते हुए अपना सिर हिलाया। खैर, जो भी हो, देर सवेर उसे उसके बारे में पता चल ही जाएगा। आखिरकार वह अपनी बेटियों के प्रति आसक्त है। किसी भी तरह से मैं उसे परेशान नहीं करने दूंगी, एथेना ने सिर झुकाते हुए कहा। इनेग्राम, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो मुझे तुमसे करवाना है और इस काम में मैं केवल तुम पर ही भरोसा करती हूँ, इसलिए कृपया मुझे निराश मत करो। एथेना ने इनेग्राम की ओर गंभीर भाव से देखा। ये भाव देखकर इनेग्राम घबरा गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है लेडी एथेना, मैं वह व्यक्ति हूँ जो आपकी सेवा करता हूँ और आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मुझसे कुछ भी पूछें और मैं आपको निराश न करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, उन्होंने जवाब दिया। एथेना उनके चेहरे पर यह भाव देखकर मुस्कुराई, वह उनकी ओर मुड़ी और उनके कंधे को थपथपाया। एथेना ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ समय के लिए ये स्थान छोड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी अनुपस्थिति को सभी से छिपाए रखें। यदि कोई मुझे ढूंढने आए तो उन्हें बता दें कि मैं बंद साधना में हूँ और मुझे परेशान नहीं किया जा सकता। रुको क्या? एथेना की बात सुनकर इंग्राम के चेहरे के भाव काले पड़ गए और इससे पहले कि वह इस अनुरोध के बारे में उससे बात कर पाता, एथेना का स्वरूप उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगा और जल्द ही वह कहीं दिखाई नहीं दी। एक पल में वह अपने घुटनों पर गिर गया। फिर से नहीं लेडी एथेना, अगर आपकी माँ को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी, उसने पूरे जोर से चिल्लाया। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं जानता हूं कि तुम मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ संभाल लोगे, बस कुछ समय के लिए मेरी अनुपस्थिति को गुप्त रखो। एक धीमी होती आवाज जो एथेना की थी आसपास गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर इनिग्राम केवल पराजित भाव से आहें भर सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 805 योहान का निर्णय। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। योहान का निर्णय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 805 योहान का निर्णय। तुमने क्या फैसला किया? योहान ने अचंभित होकर लिक्वी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी बात कहेगी। वह जानता था कि वह शुरू से ही उसमें कुछ हद तक दिलचस्पी रखती थी, लेकिन अचानक से उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, जो उसकी कल्पना से परे था। तुमने सही सुना, मैंने तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ देने का फैसला किया है, इसलिए कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। लिक्वी ने याचना भरी निगाहों से योहान की ओर देखा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता लिक्वी, मैं यहाँ एक कारण से हूँ और मैंने जो रास्ता चुना है वह सरल नहीं है। यदि तुम मेरे साथ आई तो तुम अपनी जान गंवा सकती हो। क्षण भर की चुप्पी के बाद योहान ने अपना सिर हिलाया और लिक्वी को मना कर दिया, क्योंकि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसके पास पहले से ही अर्जुन और मिलन की देखभाल है और यदि वह साथ आती है तो उसे एक और व्यक्ति की देखभाल करनी होगी। लिक्वी शायद साधक हो, लेकिन उसका साधना आधार मिलन और अर्जुन से कम था। योहान की बात सुनकर उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया और उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी आसानी से मना कर देगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और योहान को गंभीर तरीके से देखा। यदि आप मेरी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं खुद की रक्षा करने में सक्षम हूँ, आपको मेरी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, बस कृपया मुझे अपने साथ ले जाएं। लिक्वी ने कहा। जैसे ही उसने योहान का हाथ अपने हाथ में लिया, योहान ने उसे इस तरह देखकर घबराहट में सांस फूलने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि यह महिला उसके साथ जाने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही है, लेकिन उसकी विनती के बावजूद उसने अपना सिर हिलाया और उसे दृढ़ तरीके से देखा। मुझे नहीं लगता कि आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। जब योहान उसे आगे आने वाले खतरे के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसे अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोक दिया। मुझे इन सीमाओं के बारे में सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम उन गुलाम शिविरों के पीछे हो। यही एकमात्र कारण है कि तुम निकोल कबीले पर सीधे हमला करने के बजाय यहाँ हो, लिक्वी ने योहान को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। योहान के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह चुप हो गया। योहान को उम्मीद नहीं थी कि वह उसके वर्तमान लक्ष्य के बारे में जानेगी। उसने उसे उन गुलाम शिविरों से संबंधित कुछ भी नहीं बताया। केवल वह और मिलान ही इस बारे में जानते हैं। उसने वास्तव में उसे अपने शब्दों से अचंभित कर दिया। योहान को अचंभित देखकर लिक्वी ने एक गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपके चेहरे पर अभिव्यक्ति के इन परिवर्तनों को देखकर मैं कह सकता हूं कि मेरा अनुमान सही था। आप वास्तव में उन गुलाम शिविरों के पीछे हैं, लिक्वी ने कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा अनुमान? योहान ने एक भान उठाए। लिक्वी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। खैर, यह महज एक अंदेशा नहीं था। कुछ सोचने के बाद मुझे आधा यकीन हो गया था कि आप उन गुलामों के पीछे हैं, और पहले उस हैरान नज़र को देखने के बाद अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप उन गुलामों को निकोल कबीले के चंगुल से छुड़ाने के लिए यहाँ आए हैं, लिक्वी ने कहा। योहान ने गहरी सांस छोड़ी और फिर उसने उसे तीखी निगाहों से देखा। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि मैं उन गुलाम शिविरों के पीछे हूँ? यह महज एक अनुमान नहीं हो सकता। योहान ने भौहें सिकुड़ी और उसे देखा। अपने पहले साथी की वजह से, लिक्वी फुसफुसाए। योहान के चेहरे के भाव बदल गए जब ये शब्द उसके कानों तक पहुंचे। आपने न केवल उसे स्वीकार किया बल्कि आपने उसे अपना पहला आधिकारिक भागीदार भी बनाया। यदि आप केवल मार्कस निकोल को मारने के लिए यहाँ हैं तो आप, हर कोई जानता है कि आपका पहला साथी एक गुलाम था जो किसी तरह निकोल कबीले की पकड़ से दूर हो गया था। उसकी पृष्ठभूमि के बावजूद आपने न केवल उसे स्वीकार किया बल्कि आपने उसे अपना पहला आधिकारिक भागीदार भी बनाया। यदि आप केवल मार्कस निकोल को मारने के लिए यहाँ हैं तो आप बहुत पहले ही अपना कदम उठा सकते थे, जैसे आपने जियान कबीले के क्षेत्र में किया था। लिक्यू ने मुस्कुराहट के साथ योहान का सामना किया। लिक्यू की बात सुनकर योहान के भाव काफी बदल गए। न केवल वह जियान कबीले के अंदर हुई घटना के बारे में जानती है बल्कि उसने उसके वर्तमान लक्ष्य की भी भविष्यवाणी की थी।
वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि जियान कबीले की घटना के बारे में खबर इतनी तेजी से फैल जाएगी। ये वास्तव में उसके लिए बहुत चिंताजनक था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यह खबर मार्कस निकोल के कानों तक पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो योहान को यकीन था कि वह निश्चित रूप से उसके बारे में सावधान हो जाएगा। यह महिला वाकई बुद्धिमान है, इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते, मुझे इसमें दिलचस्पी है। योहान के सिर में एक स्त्री की आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ को सुनकर योहान ने भौहें सिकुड़ी और पराजित भाव से ली क्वी को देखा। आखिरकार वह दृढ़ता से आश्वस्त था कि उसे अपने साथ ले जाना उसे खतरे में डालना है, लेकिन उसकी आंखों में वह नज़र देखकर वह बता सकता था कि वह ऐसी कोई नहीं है जो उसकी बात सुनने वाली है, और उसके पास उसे मनाने के लिए समय नहीं है। एक गहरी सांस लेने के बाद योहान ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, योहान ने कहा, क्योंकि उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। योहान के शब्दों को सुनकर ली क्वी के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई और वह उत्साह में उसे कसकर गले लगाते हुए उसके आलिंगन में कूद पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। योहान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया जब उसने महसूस किया कि ली क्वी के नर्म स्तन उसकी छाती पर दबाव डाल रहे हैं। यह इतना अचानक और अप्रत्याशित था। मुझे अपने साथ शामिल करने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आपके पास मेरे शब्द हैं, उसने योहान को कसकर पकड़ते हुए फुसफुसाया। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम मुझे जाने दो। कुछ देर बाद योहान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए कहा। वह अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसकी एक मजबूत आकर्षक खुशबू थी जो उसे अपना सिर खोने पर मजबूर कर रही थी। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे और उसके नितंबों तक पहुंचने के लिए कुछ इंच दूर थे। अपना धैर्य बनाए रखो नौजवान, तुम उसके नितंबों को छूने से बस कुछ इंच की दूरी पर हो। वह मजेदार है न? उस रहस्यमयी महिला की आवाज़ योहान के सिर में गूंजी और उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला। उसने खुद को शांत किया और फिर उसे धीरे से अपने से दूर ले गया। ली क्यू ने मासूमियत से योहान को देखा और उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। क्या कुछ हुआ? उसने उससे पूछा। योहान उन शब्दों को सुनकर और उस मजाकिया मुस्कान को देखकर भौंचक्का रह गया। वह जानता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था और वह लगभग अपनी गरिमा खो बैठा था और इस महिला के प्रलोभन जाल में फंस गया था। ये कुछ भी नहीं है। योहान ने अपने सिर से सभी अजीब विचारों को अंदर से झटकते हुए अपना गला साफ किया और उसने आगे कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस होटल से जाने से पहले तुम्हें कुछ काम करने होंगे। इस बीच मैं मिलन और अर्जुन से मिलने जाता हूं। आप सही कह रही हैं कि इस जगह को छोड़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ली क्वी ने अपना सिर हिलाया और उसके जाने के कुछ ही देर बाद योहान ने गहरी सांस ली। जैसे ही उसकी उपस्थिति उस जगह से गायब हुई, उसने अपना सिर झुकाया और विचारमग्न तरीके से सूरज की ओर देखा। वह महिला बहुत खतरनाक है। उसने मुझे लगभग पकड़ ही लिया था। मैं उसकी गांड को छूने से कुछ इंच की दूरी पर था। योहान के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब उसने उस पल के बारे में सोचा जब वह लगभग उसकी बाहों में खो गया था। अंडिस्को, 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 चलो देखते हैं तुम कब तक मेरा विरोध करोगे। देर सवेर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ने के लिए तरसाऊंगा। ली क्वी ने गलियारे के अंदर चलते हुए कहा। योहान के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 806। यदि तुम उसकी स्त्री बनना चाहती हो तो बन जाओ। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। यदि आप उसकी औरत बनना चाहती हैं तो बन जाइए। फास्ट एक्टिव। अब घुटने के दर्द से पीड़ित लोगों को ये पढ़ना चाहिए। 465 गुना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 806। यदि तुम उसकी स्त्री बनना चाहती हो तो बन जाओ। लगता है कोई मजे कर रहा है। अचानक एक जानी पहचानी लेकिन ठंडी आवाज ली क्वी के कान में पहुंची जिससे उसका शरीर अकड़ गया। उसके चेहरे की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई और उसने अपने शरीर की ओर एक भयावह दबाव महसूस किया। जल्द ही एक स्त्री जैसी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। उस जानी पहचानी आकृति को देखकर ली क्वी के चेहरे के भाव काले पड़ गए। लेडी मिलान, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। मिलान को देखकर जो कॉरिडोर के अंदर खड़ा था और उसे देख रहा था। ली क्वी ने मन ही मन खुद को लापरवाह और जोर से बोलने के लिए कोसा। मिलान की अभिव्यक्ति को देखकर वह बता सकती थी कि उसने निश्चित रूप से हर एक बात सुन ली थी जो उसने पहले कही थी। उसी समय मिलान ने ली क्वी से अपनी दूरी बनाए रखी लेकिन उसकी नज़र उसके चेहरे पर बरकरार थी। क्या हुआ? क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? मिलन ने एक भौं उठाकर पूछा। ली क्वी ने घबरा कर निगल लिया और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। उसने मिलन के इर्द गिर्द अपनी घबराहट को शांत करने की बहुत कोशिश की लेकिन अफसोस वह असफल रही। मैं ठीक हूँ लेडी मिलान, मुझे आशा है कि आपने पैराडाइज होटल के अंदर अपने प्रवास का आनंद लिया होगा। एक लंबी चुप्पी के बाद ली क्वी ने आखिरकार अपना मुंह खोलने और मिलान का सामना करने का फैसला किया क्योंकि इस तरह के समय में वह कुछ और नहीं कह सकती थी या कर सकती थी। ये वास्तव में गलत समय था और वह जानती थी कि उसने गलती की है। वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि मिलान उन चीज़ों के बारे में उपद्रव न करे जो उसने पहले कही थी। उसी समय मिलान ने घबराहट को देखकर एक लंबी सांस ली और ली क्वी के पास पहुंची। देखो, मुझे तुम्हारी पहले कही गई बातों से कोई मतलब नहीं है।
अगर तुम उसकी औरत बनना चाहती हो तो बन जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि यह योहान की मर्जी है कि वह तुम्हें अपने साथ रखना चाहता है या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर तुम उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रही हो तो तुम बस मौत को दावत दे रही हो। मैं उसकी रक्षा के लिए तुम्हारी जान लेने में संकोच नहीं करूंगी, मिलन ने कहा और अपना एक हाथ ली क्यूई के कंधे पर रखा। ली क्यूई का पूरा शरीर कांप उठा और उसे अपने पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। वह बता सकती थी कि यह महिला जो कुछ भी उससे कहती है उसके बारे में गंभीर है और हिंसा का सहारा लेने में संकोच नहीं करेगी। युवा मास्टर योहान के खिलाफ मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है, कृपया मुझ पर विश्वास करें। एक लंबा क्षण लेने और खुद को संभालने के बाद ली क्यू ने धीमी लेकिन शांत आवाज में फुसफुसाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तो ये बातचीत खत्म होती है, मुझे आपसे और कुछ नहीं कहना है। अगले ही पल मिलान ने जवाब दिया और उसने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। उसके शरीर के चारों ओर जो आभा थी वह पतली हवा में गायब हो गई। ली क्यू ने मिलान को एक अचंभे में देखा क्योंकि वह उसके मुंह से उन शब्दों को सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी। ये वास्तव में उसके लिए आश्चर्यजनक था और साथ ही बहुत अजीब था। ली क्यू ने उनके बीच मौजूदा अजीब स्थिति से निपटने के लिए मिलान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती मिलान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। मैं तुमसे मिलूंगी, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, उसने कहा और इन शब्दों के साथ वह लीक्वी को हतप्रभ छोड़कर चलने लगी। लीक्वी ने अपना सिर झुकाया और केवल मिलन की गायब होती हुई आकृति को देख सकती थी और जल्द ही वह कहीं दिखाई नहीं दी। लीक्वी अकेली थी जो कॉरिडोर में खड़ी थी। आखिर क्या हुआ? लीक्वी ने धीमी आवाज में कहा और मिलन के साथ हुई उस अजीब मुलाकात के बारे में सोचा। अंडिस्को। लीक्वी की नज़रों से ओझल होने के बाद मिलान सीधे योहान से मिलने के लिए रिसेप्शन क्षेत्र में गया और वहां मौजूद लोगों का इतना ध्यान आकर्षित किया कि मिलान ने उन सभी की निगाहों को अनदेखा कर दिया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन योहान वहां नहीं था। अभी भी समय है, मुझे वापस कमरे में जाना चाहिए, इन मूर्खों के बीच यहाँ प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं है। मिलन ने अपनी ओर इतनी सारी निगाहें देखकर सोचा। वह वापस मुड़ने और जाने वाली थी जब उसने एक महिला की आवाज़ सुनी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरी महिला, आप प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर क्यों नहीं रुकती? युवा मास्टर योहान जल्द ही आपसे मिलेंगे। रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी महिलाओं में से एक ने मिलन से संपर्क किया और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। मिलन ने उत्सुकता से उस महिला को देखा और कभी कभी उसने पीछे से उसका पीछा करने से पहले अपना सिर हिलाया। कुछ क्षण चलने के बाद महिला उसे प्रतीक्षा क्षेत्र में ले गई। धन्यवाद, मिलन ने उस महिला से कहा और अगले ही पल वह पैराडाइज होटल के प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जब वह प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी तो उसने वहां बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उन लोगों के बीच उसने अर्जुन को देखा जो सभी से दूर कोने में बैठा था। उसे वहां देखकर उसे राहत महसूस हुई। क्या हुआ, तुम पीले दिख रहे हो? मिलन ने अर्जुन से पूछा जब वह उसके पास आए। मिलन को देखते ही अर्जुन की हैरानी दूर हो गई और जल्द ही उसका चेहरा और भी गहरा और उदास हो गया। तुम्हें सफलता मिल गई, उसने बुदबुदाया जब उसने उसके चेहरे से सच्ची आत्मा के 5वें स्तर की हल्की आभा को देखा। उसे सुनकर और उसके चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखकर मिलन मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे सफलता मिल गई, मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली थी, उसने उत्तर दिया और प्रतीक्षा क्षेत्र में मौजूद लोगों को अनदेखा करते हुए उसके बगल में बैठ गई और फिर उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे बारे में भूल जाओ, मुझे बताओ तुम उदास क्यों दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम कल रात सोए नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। मिलन की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया क्योंकि वह अपने साधना आधार के विषय को टाल रही थी, लेकिन अफसोस कि वह जानता था कि उसकी अचानक वृद्धि योहन से संबंधित है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और गहरी सांस छोड़ी, ये जानते हुए कि योहन के साथ उसके व्यवसाय में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। शुरू से ही वह जानता था कि यह समय की बात है कि वह कब योहन के साथ समाप्त होने जा रही है। आखिरकार यही एकमात्र कारण था जिसके लिए वह उसका पीछा कर रही थी। कुछ नहीं, अर्जुन ने हारे हुए अंदाज में जवाब दिया। अर्जुन का जवाब देख मिलन की भौहें तन गईं। मुझे बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? तुम्हें मेरे सामने विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार मैं इस होटल के मालिक के विपरीत तुम्हारा गार्ड नहीं माना जाता हूँ। मिलन ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अर्जुन को देखते हुए कहा। अर्जुन के चेहरे के भाव काफी बदल गए और उसने मिलन की बात सुनकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उस घटिया औरत की गलती थी कि मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। मैं उसे मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए माफ़ नहीं करूंगा, उसने बुदबुदाया और कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे बताना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 807 क्रूर भाग्य। दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, क्रूर भाग्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 807 क्रूर भाग्य। अर्जुन की बात सुनकर मिलन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और अंत में वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसे ऐसे देख अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, यह कोई हंसी की बात नहीं है। उस पागल औरत ने सचमुच मेरे पीछे एक आदमी भेजा था। अर्जुन ने परेशान भाव से मिलन की ओर देखा। मिलन ने अपनी हंसी पर नियंत्रण किया और अर्जुन से भिड़ने से पहले अपना सिर हिलाया।
तुम उस गलतफहमी के लिए उसे क्यों दोष दे रहे हो? ये शुरू से ही तुम्हारी गलती थी। अगर तुम उन सेवाओं को नहीं लेना चाहते थे तो तुम्हें कम से कम उसे पहले ही बता देना चाहिए था। उसने बस सोचा कि तुम्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और यही कारण है कि उसने तुम्हें खुश करने के लिए उस लड़के को भेजा। मिलन ने अर्जुन को देखा। मिलन की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। आखिरकार वह सही थी। उसे बिना कुछ बताए उस महिला के सामने दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए था। यह उसकी गलती थी कि बात उस हद तक बढ़ गई। हाँ, जो भी मैं चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ। युवा मास्टर योहान कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। मिलन उसे जवाब देने वाला था जब एक भारी भरकम मध्यम आयु वर्ग का आदमी दो अंगरक्षकों के साथ उस मेज पर आया जहां अर्जुन और मिलन बैठे थे। पूरी जगह खामोशी छा गई और हर कोई उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी को घबराए हुए तरीके से देखने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहुत समय हो गया है जब से मैंने तुम्हारी जैसी कोई महिला देखी है। तुम्हारा शरीर कितना सुंदर है। तुम्हें अपनी बाहों में लेने के विचार से ही मेरा दिल मचल रहा है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कामुक नजरों से मिलन को देखते हुए कहा। उसके पीछे चल रहा अंगरक्षक अपने मालिक की आवाज सुनकर मुस्कुराया। उस अधेड़ आदमी की बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे के भाव काले पड़ गए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसी समय मिलन ने गहरी सांस छोड़ते हुए उस अधेड़ आदमी की तरफ देखा जो अपने होठों पर जीभ फिरा रहा था। अगर तुम सबके सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ। मिलन ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उस अधेड़ उम्र के आदमी को ठंडी निगाहों से देखा। उसने अर्जुन को भी अपने गुस्से पर काबू रखने का संकेत दिया क्योंकि वे बहुत जल्द यहाँ से जाने वाले थे। वह अनावश्यक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मिलन की बात सुनकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे के भाव काले पड़ गए। उसे अपनी जगह पर रहना चाहिए, अन्यथा वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसके दिमाग में यह विचार आ रहा था कि वह 1:11 वह उठने ही वाली थी कि इसी समय उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। तत्काल ही उस भारी भरकम अधेड़ व्यक्ति के पीछे खड़े अंगरक्षक भी अचंभित रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी रूखी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लानत है तुम औरतों पर। मैं तो बस तुम्हारे साथ विनम्र व्यवहार कर रहा हूं और तुमने मुझे मना करने की हिम्मत की। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? अधेड़ उम्र का आदमी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर मिलन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह समझ सकती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आसान तरीके से सीखने वाला है। उसे सही जगह पर रखना होगा, अन्यथा वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। यह विचार उसके दिमाग में आते ही वह उठने ही वाली थी, लेकिन इसी क्षण उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। तुरंत उसने अपना सिर प्रतीक्षा क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर घुमाया जहां योहान मुट्ठी बांधे खड़ा था। अर्जुन ने भी मिलन की निगाहों का अनुसरण किया और योहान की ओर देखा। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उसने उसे अनदेखा कर दिया। उसने अपना सिर घुमाया और योहान की तरफ देखा। योहान का सुंदर चेहरा देखकर उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम नहीं देखते कि मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हूँ? अधेड़ उम्र का आदमी अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया। योहान ने उस अधेड़ उम्र के आदमी की बात सुनकर भौहें सिकुड़ी और उसके पास गया। उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे खड़े दो गार्डों ने अपने हाथों को अपनी अपनी तलवारों पर ले गए जो उन्होंने अपनी कमर पर पहनी हुई थी। योहान ने परेशान नहीं किया क्योंकि उसने पूरी तरह से उनकी हरकत को नजरअंदाज कर दिया। उसकी निगाह उस अधेड़ उम्र के आदमी पर ही टिकी रही। इससे पहले कि मैं तुम्हारे इस बदसूरत शरीर को कुचल दूं, बेहतर होगा कि तुम उसके सामने घुटने टेकना शुरू कर दो और अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दो। हो सकता है कि मैं अपनी ताकत बदल दूं और तुम्हारे केवल 1 या 2 अंधी ले लूं। योहान आगे झुका और सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में देखा जो केवल उसकी छाती तक आ रहा था। योहान की बात सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उस जगह के अंदर मौजूद लोग भी योहान की बात सुनकर अचंभित रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इस शहर के अंदर इस युवक को देखा था, जबकि उनके हाव भाव देखकर कोई भी बता सकता था कि वे इस अधेड़ उम्र के आदमी के बारे में जानते थे, लेकिन किसी कारण से वे उससे बच रहे थे क्योंकि वे किसी चीज से डर रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात है, एक जवान लड़के ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। तुम सोचते हो कि तुम किसी बड़े आदमी हो। तुम्हारा सुंदर चेहरा देखकर मैं कह सकता हूं कि तुम एक अमीर परिवार से हो और तुम यहाँ कुछ महिलाओं के साथ संबंध बनाने आए हो। अब जब बात यहाँ तक पहुंचेगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी इस औरत को ले जाऊंगा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। मेरे स्वामी, मुझे इस प्यारे दिखने वाले लड़के को संभालने दीजिए। मैं उसे निकोल कबीले के मंत्रियों में से एक के साथ खिलवाड़ करने के परिणाम दिखाऊंगा। योहान के पास पहुंचते ही एक अंगरक्षक ने कहा। जब ये शब्द उसके कान में पड़े तो योहान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अर्जुन और मिलन एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि चीजें अंततः उनके हाथ से निकल जाती हैं। जबकि प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर मौजूद आसपास के लोगों को योहान पर दया आती है। उन्हें ये जानकर बुरा लगता है कि उसने गलत लोगों के साथ गड़बड़ कर दी है। मेरे लिए मर जाओ, उस अंगरक्षक ने चिल्लाते हुए अपना दाहिना हाथ योहान की गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उस अंगरक्षक को आश्चर्य हुआ जब योहान ने केवल अपना सिर हिलाया। उस आदमी का हाथ योहान की गर्दन से सिर्फ 1 इंच दूर रह गया। उसके चेहरे के भाव काफी बदल गए क्योंकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने दांत पीस लिए और एक बार फिर योहान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने अपनी छाती में तेज दर्द महसूस किया और उसकी चेतना लुप्त होने लगी।
क्या हुआ? उसने योहान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। योहान ने बस मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। उस अंगरक्षक का चेहरा काला पड़ गया और योहान का दाहिना हाथ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे कुछ एहसास हुआ और फिर उसने अपनी नज़र उसकी छाती की ओर घुमाई। तुमने कब? उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसकी छाती में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। अंगरक्षक का निचला शरीर उसके अपने खून से भीग गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 804। मैंने आपकी यात्रा में आपका साथ देने का निर्णय लिया है। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। मैंने आपकी यात्रा में आपका साथ देने का निर्णय लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिलान, सुबह होने को है, यहाँ से जाने से पहले मुझे कुछ करना है। योहान ने मिलान के सुंदर चेहरे को सहलाया जब वह उसके बगल में लेटी हुई थी। कई घंटों तक बातचीत करने के बाद उनमें से दो ने अंततः रुकने का निर्णय लिया क्योंकि सूरज लगभग उगने वाला था। उनमें से दो अपना अगला कदम उठाने से पहले एक रात यहाँ बिताने के लिए आए थे। काश मेरे पास समय को धीमा करने की शक्ति होती ताकि मैं आपके आलिंगन में अधिक समय बिता पाता। मिलान ने अपने चेहरे पर निराशा के भाव के साथ कहा। उसे दुख हुआ क्योंकि उसे पता था कि योहान के साथ बिताई गई खूबसूरत रात खत्म होने वाली है। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर योहान ने अपनी भौहें उठाईं। उसने जो कहा वह व्यावहारिक रूप से संभव था क्योंकि योहान के पास आत्मा उपस्थान तक पहुंच है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह योहान के बारे में नहीं जानती। जब उसे आत्मा उपस्थान के बारे में पता चलेगा तो उसका चेहरा देखना सुखद होगा। मुझे आश्चर्य है कि वह उन बातों को जानकर कैसी प्रतिक्रिया देगी जो आपने उसे अभी तक नहीं बताई हैं। योहान के सिर में उस रहस्यमयी महिला की आवाज़ गूंजी। मैं उसे घर लौटने के बाद बताऊंगा। मैं उसे एक ही रात में और अधिक आश्चर्य नहीं देना चाहता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे मेरे जीवन के बारे में जानने की जरूरत है। आत्मा उपस्थान सिर्फ एक हिस्सा है। मुझे अधिक चिंता है कि एल्सा और स्ट्रोई के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। वह ये भी सोचती है कि मेरे पास दिया, चमेली और नताशा सहित केवल 3 पैटर्न हैं। वह एथेना, आना और काना के साथ मेरे संबंधों के बारे में अनजान है। चीजें निश्चित रूप से उसके लिए कठिन होने वाली हैं। यही कारण है कि मैंने उसे एक ही रात में कुछ नहीं बताया। योहान ने उस रहस्यमयी महिला को अंदर से जवाब दिया। उसके सिर के अंदर की महिलाओं ने योहान को सुनकर गहरी सांस ली। कुछ गड़बड़ है? अचानक मिलान ने उससे पूछा। उसे हतप्रभ देखकर जैसे ही मिलान की आवाज उसके कानों में पड़ी वह हतप्रभ होकर बाहर आया और अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये कुछ भी नहीं है, योहान ने जवाब दिया और फिर उसने आगे कहा। हम यहाँ से जाने से पहले ली क्यूई से मिलने जा रहे हैं। आप निश्चित रूप से उस पर इस बात पर भरोसा करना चाहते हैं। एक कारण है कि हम अपनी चाल को गुप्त रूप से क्यों बना रहे हैं। न केवल वह हमारी पहचान जानती है बल्कि वह आपके इरादों को भी जानती है। क्या होगा अगर उसने हमें मार्कस निकोल को बेचने का फैसला किया? आखिरकार ये शहर निकोल कबीले के अधिकार क्षेत्र में आता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, मिलान ने चिंतित तरीके से कहा। इससे पहले जब योहान ने उसे लीक्यू के साथ अपनी बातचीत के बारे में बताया तो उसका दिल लगभग धड़कना बंद हो गया। ये जानकर कि निकोल कबीले के क्षेत्र के अंदर कोई है जो उनकी पहचान जानता है, उसे सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगा कि योहान ही वह व्यक्ति था जिसने उसे अपनी पहचान और यहाँ आने के इरादे के बारे में बताया था। अगर वह हमें धोखा देना चाहती तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर सकती थी। मुझे उसे हमारी पहचान बताए हुए कुछ घंटे हो गए हैं लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया है। योहान ने मिलान के बालों को सहलाते हुए उसे समझाया। योहान की बात सुनकर मिलान ने गहरी सांस ली। उसके आसपास सावधान रहना, वह जो दिखाती है उससे कहीं ज्यादा है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया। मिलन ने आगे झुककर योहान के गाल पर चूमा और ये शब्द उससे कहे। योहान ने उसे धीरे से कमर से पकड़ लिया और उसकी खूबसूरत आंखों में देखा। मैं समझता हूं कि मैं सावधान रहूंगा, योहान ने उसे जवाब दिया और बिस्तर छोड़ने से पहले उसके माथे को चूमा। कपड़े पहनने के बाद उसने मिलान के कपड़े उठाए और उन्हें बिस्तर के किनारे रख दिया। यह इशारा देखकर मिलान के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी। गाड़ी से निकटतम गुलाम शिविर तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगेंगे। उसके साथ अपना काम खत्म करो, मैं 1 घंटे में रिसेप्शन क्षेत्र में तुमसे मिलूंगा, मिलान ने कहा। योहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उस घटना के बाद से मुझे गाड़ी लेते हुए काफी समय हो गया है, उसने फुसफुसाया और अपने सिर के पीछे खुजलाया। एवलिन की हवेली के करीब हुई घटना के बारे में सोचते हुए पिछली बार जब वह गाड़ी पर सवार था तो कैथरीन ने उसे उड़ा दिया था क्योंकि वह उसकी जान लेने का इरादा रखती थी। योहान के चेहरे पर उस नज़र और उस अजीब मुस्कान को देखकर मिलान ने अपनी बाहें उठाईं। कैसी घटना? उसने उससे पूछा। यह एक लंबी और जटिल कहानी है, मैं तुम्हें किसी दिन अपने खाली समय में बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ काम है जो हमें करने चाहिए। जाओ नहा लो, मैं 1 घंटे में तुमसे मिलूंगी, योहान ने जवाब दिया और उन शब्दों के साथ वह उसे अचंभित छोड़कर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ देर बाद मिलन अचानक अपनी उलझन से बाहर आए और उसके सुंदर चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान उभरी। मैं उसे फिर से अपनी बाहों में लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। पिछली रात मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत रात थी, हमने आखिरकार यह कर ही लिया, उसने कहा और इन शब्दों के साथ उसने योहान को अपनी बाहों में लेने का एक काल्पनिक इशारा किया। अंडस्को। दंपत्ति के कमरे से निकलकर योहान छत पर आया जहां कल रात उसकी मुलाकात लीक्यू से हुई थी।
आसमान अभी भी अंधेरा था क्योंकि सूर्योदय में अभी कुछ समय था। तुमने मुझे इतने समय तक इंतजार करवाया, 1 घंटा हो गया जब से मैंने तुम्हें यहाँ मिलने के लिए कहा था। ली कुई ने नाराजगी भरे अंदाज में योहान को देखते हुए कहा। वह छत के किनारे पर खड़ी थी और उसकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम में व्यस्त था, तभी तुमने अचानक मुझसे मिलने के लिए कहा, योहान ने ली कुई के पास जाते हुए कहा। उस समय तुम कौन से महत्वपूर्ण काम कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुबह होने वाली है? ली कुई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसी चीजें जो आप जानना नहीं चाहते हैं, योहान ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। योहान की बात सुनकर ली कुई का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह उन चीजों से अवगत थी जो जोड़े के कमरे के अंदर हो रही थीं और जो उसने योहान को बताई थीं। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर देखकर योहान ने गहरी सांस छोड़ी और अपना सिर हिलाया। मुझे बताओ कि तुम मुझसे इस समय क्यों मिलना चाहते हो? क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो? योहान ने ली कुई से पूछा। वह इस बातचीत को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। योहान की बात सुनकर ली कुई ने एक गहरी सांस ली और उसे गंभीर तरीके से देखा। मैंने आपकी यात्रा में आपका साथ देने का निर्णय लिया है। युवा मास्टर योहान, क्या कृपया मुझे अपने साथ ले चलेंगे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 808 मरो या अगला दिन देखने के लिए जीवित रहो। दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। मरो या अगला दिन देखने के लिए जीवित रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धप। उस अंगरक्षक का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया। पूरा प्रतीक्षा क्षेत्र इस विभत्स दृश्य को देखकर सन्नाटे में बदल गया। पहले जो लोग योहान को दया से देख रहे थे, वे अभी उसे भयभीत तरीके से देख रहे थे। उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह युवा सुंदर आदमी जो हानिरहित दिख रहा था, किसी को भी मार सकता है, और जिस व्यक्ति को उसने मारा वह निकोल कबीले के मंत्री के अंगरक्षकों में से एक है। दूसरे अंगरक्षक ने अपने साथी के निर्जीव शरीर को ठंडे फर्श पर अपने ही खून में डूबा हुआ देखकर अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। वह भागना चाहता था लेकिन किसी कारण से उसका शरीर उसकी बात नहीं सुन रहा था। पहले तो उसे निराशा हुई कि उसे इस युवक की पिटाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे राहत महसूस हुई कि उसने उस मीठे जाल में नहीं फंसा, अन्यथा वह उस आदमी की जगह जमीन पर पड़ा होता। उसी समय अधेड़ उम्र का आदमी अपने नितंबों के बल गिर पड़ा और योहान को उदास भाव से देखते हुए पीछे की ओर भागने की कोशिश करने लगा। तो आप निकोल कबीले के मंत्री हैं, मेरी किस्मत वाकई कुछ खास है। योहान ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ देखा। योहान की बात सुनकर और उस मुस्कान को देखकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आत्मा लगभग उसके शरीर को छोड़कर चली गई। उसने अपना सिर झुकाया और दूसरे गार्ड की ओर देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरे गार्ड ने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि उसका इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन और मिलन ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को दया भरी नजरों से देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं निकोल कबीले का मंत्री हूँ, कृपया मुझे मत मारो। मैं गलत था। आप चाहते थे कि मैं इस युवती के सामने अपनी जान की भीख मांगूं। मैं ऐसा करूंगा, कृपया मुझे जाने दो। मध्यम आयु के व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना देखा जा सकता था। योहान ने उसे सुनकर अपना सिर हिलाया। खैर, वह प्रस्ताव पहले ही समाप्त हो चुका है। आपने अपना मौका खो दिया और मुझे नहीं लगता कि भीख मांगने से कुछ बदलेगा। आज आपको मेरे हाथों मरना तय है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। योहान मुस्कुराया। मध्यम आयु के व्यक्ति के चेहरे की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और उसने घबराहट में सांस ली। उसने एक बार फिर कोशिश की और अपने चारों ओर देखा कि वे प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर खड़े लोगों से मदद लें, लेकिन सभी ने उसकी अनदेखी की। वे तुम्हारे जैसे बदमाश की मदद नहीं करने जा रहे हैं, और अगर किसी ने तुम्हारी मदद करने की हिम्मत की तो वे इस कमीने के बगल में लेट जाएंगे। योहान ने दबंग आवाज में कहा। उसकी आवाज प्रतीक्षा क्षेत्र के अंदर गूंज उठी। उसकी आवाज सुनकर हर किसी की रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और वे एक कदम पीछे हट गए क्योंकि वे उस दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं बनना चाहते थे जिसे इस युवक ने मार डाला था। तुम मजाक कर रहे हो। मैं निकोल कबीले का मंत्री हूँ। ये शहर निकोल कबीले के अधिकार क्षेत्र में है और अगर तुम मुझे मार देते हो तो तुम बच नहीं पाओगे। बस मुझे जाने दो और मैं आज जो कुछ भी हुआ सब भूल जाऊंगा। किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। मध्यम आयु के व्यक्ति ने बड़बड़ाया और मजबूत अभिनय करने की कोशिश की। यह उसका ट्रम्प कार्ड था। उसे यकीन था कि अगर वह निकोल कबीले के नाम का उपयोग करके उसे धमकाएगा तो योहान कुछ नहीं करेगा। तुम निर्लज कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे निकोल कबीले की परवाह है? योहान ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की दिशा में धीमे और स्थिर कदम उठाते हुए कहा। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का दिल योहान को देखकर डूब गया और उसने पीछे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वह दूर हो गया और एक परिचित चेहरा देखा जो उस महिला के बगल में बैठा था जब वह मिलान के पास पहुंचा था। उस आदमी के चेहरे पर यह भाव देखकर अर्जुन मुस्कुराया। तुम अपने पुराने रूप में बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा वह अभिमान और अहंकार कहाँ चला गया जो लेडी मिलन के साथ पंगा लेते समय तुम्हारे पास था। अर्जुन ने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को घृणा से देखते हुए कहा और अपनी स्थानिक अंगूठी से एक तलवार निकाली। अर्जुन ने कहा, युवा स्वामी योहान, उसे मेरे पास छोड़ दीजिए। मैं इस कमीने को संभाल लूंगा और इसे सबसे बुरी मौत दूंगा। अर्जुन के मुंह से योहान का नाम सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने भयभीत भाव से योहान को देखा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे मत बताओ कि तुम लिन वंश के उत्तराधिकारी हो, तुम ही हो जिसने लॉर्ड निकोलस को मार डाला और युवा मास्टर मार्कस को इतनी परेशानी दी। उसने बड़बड़ाया। उस मंत्री के मुंह से ये शब्द सुनकर पूरा स्थान अराजकता में गिर गया और हर कोई योहान को अलग तरीके से देखने लगा। योहान ने अराजकता को देखकर भौहें सिकुड़ी, लेकिन उसने उन सभी लोगों को नजरअंदाज कर दिया और उस मंत्री के पास पहुंचा और उसके ठीक सामने बैठ गया। तो तुमने मेरे बारे में सुना हो, लेकिन मैं आश्चर्यचकित क्यों नहीं हूं? योहन ने उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहों के बीच अपनी उंगली घुमाते हुए कहा और फिर उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन की ओर देखा जो इस मंत्री का सिर काटने के लिए तैयार था। योहन की निगाह अपनी ओर देखकर अर्जुन रुक गया और तलवार को मंत्री के सिर से दूर कर दिया। मंत्री ने उस तलवार को अपने सिर पर लटकते हुए देखकर एक गहरी सांस ली। तुम मुझे नहीं मारोगे? मंत्री ने योहान से पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। योहान हंसा और उसने अपना दाहिना हाथ मंत्री के कंधे पर रख दिया। तो मंत्री महोदय, आप मरना चाहते हैं या अगला दिन देखने के लिए जीवित रहना चाहते हैं? योहान ने शांत भाव से पूछा, जबकि उसने धीरे से उसका कंधा दबाया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घबराहट में गला साफ किया क्योंकि उसे अपने शरीर पर भयावह दबाव महसूस हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। उन्होंने जवाब दिया, बेशक, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से जीवित निकलने के लिए क्या करोगे? योहान ने फिर पूछा। अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो मेरे पास है, बस अपनी कीमत बताओ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने दृढ़ निश्चय के साथ योहान को देखा। योहान उससे उस तरह की प्रतिक्रिया पाकर मुस्कुराया। मुझे बस जानकारी चाहिए और तुम मुझे वह जानकारी बिना कुछ सोचे दे दोगे, योहान ने उससे कहा और फिर उसने अर्जुन को संकेत दिया कि वह इस बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ ले आए। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? मिलान ने कहा, जब उसने शेष अंगरक्षक की ओर देखा जो डर से कांप रहा था। योहान ने भौहें सिकुड़ी और बिजली की गति से वह उस अंगरक्षक के ठीक सामने आया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह सीधे उसके पीछे की दीवार में जा टकराया। ये हो गया, हमें किसी मृत भार की आवश्यकता नहीं है, योहान ने कहा। मंत्री को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, जबकि मिलान ने कड़वी मुस्कान दी। ये देखकर कि उसने उस आदमी के साथ कैसे व्यवहार किया। उस व्यक्ति से निपटने के बाद योहान ने वहां खड़े लोगों को देखने के लिए मुड़कर देखा। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे किसी जंगली सपने की तरह भूल जाओ, योहान ने उन सभी लोगों को देखते हुए कहा और ये शब्द कहने के बाद वह मिलन के साथ पैराडाइज होटल के प्रतीक्षा क्षेत्र से बाहर चला गया। उसी समय अर्जुन ने उस मंत्री को उसके कॉलर से पकड़ा और उसे उस स्थान से दूर खींच लिया। कुछ ही देर बाद योहान और मिलन के पीछे से आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली अध्याय 809। आगे बढ़ो और स्नान करो। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। आगे बढ़ो और स्नान करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। योहान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी पहचान जानने के बाद वे अपना मुंह बंद रखेंगे? मुझे लगता है कि हमें उन्हें इस होटल के अंदर ही रखना चाहिए जब तक कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते, मिलन ने योहान की ओर देखते हुए कहा जो उसके बगल में चल रहा था, जबकि दो आकृतियां दूर से उसका पीछा कर रही थीं। उनमें से एक निकोल कबीले का मंत्री था जबकि दूसरा व्यक्ति अर्जुन था। क्या तुमने उनके चेहरे नहीं देखे हैं? क्या तुम अब भी सोचते हो कि उन दो गार्डों के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद वे मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेंगे? उनमें से हर एक रीढ़विहीन कमीना है। उनमें उस मंत्री के खिलाफ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है जब वह तुम्हें परेशान कर रहा था। योहान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी चांदी जैसी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। मिलन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम अभी भी उस बात पर नाराज हो? उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया जो केवल योहान को सुनाई दी। मिलन की बात सुनकर योहान ने भौहें सिकोड़ लीं। हाँ, मैं क्रोधित हूँ क्योंकि आपने मुझे उसे मारने से रोका। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका अपमान किया है और वह मरने का हकदार है। अगर कोई मेरी महिला का अपमान करता है तो मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, योहान ने फुसफुसाया। मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, लेकिन वह निकोल कबीले के मंत्रियों में से एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह उन गुलाम शिविरों से संबंधित सब कुछ जानता है। इसके अलावा हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निकोल कबीले से संबंधित सब कुछ अंदर से जानता हो। यही कारण है कि मैंने आपको उसे मारने से रोका। अगर मैंने आपको वह संदेश नहीं भेजा होता तो आप उसे उस पहले अंगरक्षक के साथ मार सकते थे। मिलन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह झुंझलाहट में योहान को देख रही थी। लेकिन अभी भी नहीं, लेकिन हमें उस आदमी को जिंदा चाहिए किसी भी तरह से। मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे लिए सबके सामने खड़े हैं। उस पल में मुझे अपने पेट में बहुत सारी तितलियां महसूस हुईं। मिलान ने थोड़ा सा अपना सिर योहान के कंधे पर टिकाया और उसे उस एहसास के बारे में बताया जो उसे मिला था। योहान ने मिलान की बात सुनकर और उसके खूबसूरत चेहरे पर उस कोमल मुस्कान को देखकर एक गहरी सांस ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। ठीक है, चलो इसे तुम्हारे तरीके से करते हैं, योहान ने कहा। धन्यवाद, आपको इसका पछतावा नहीं होगा और उसी क्षण मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद, मिलन ने मुस्कुराते हुए कहा। योहान ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपने कपड़ों की ओर देखा। तुमने अपने कपड़े खराब कर लिए, उसने कहा। हाँ, बेहतर होगा कि हम यहाँ से जाने से पहले नहा लें, योहान ने कहा और फिर उसने आगे कहा।
लीक्यू भी हमारे साथ आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उसे यहाँ से जाने में कुछ और समय लगेगा। मुझे आश्चर्य है कि जब उसे पहले हुई घटना के बारे में पता चलेगा तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। योहान की बात सुनकर मिलन अचंभित रह गया। वह हमारे साथ आ रही है? उसने योहान के बाद दोहराया। योहान ने अपना सिर हिलाया। योहान ने जवाब दिया, हाँ, वह हमारे साथ आ रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने हार मान ली और उसे हमारे साथ आने दिया। वह औरत, मिलान ने लीक्वी के बारे में सोचते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुछ गड़बड़ है? योहान ने पूछा। मिलान अचानक अपनी हैरानी से बाहर आए और अपना सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है, उसने कहा और फिर जोड़ा, जाओ और स्नान कर लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, योहन ने जवाब दिया और उन शब्दों के साथ वह अलग अलग दिशाओं में मुड़ गया, जबकि मिलन वहीं खड़ी रही क्योंकि वह अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। और कुछ समय बाद अंततः अर्जुन उस मंत्री के साथ उसके पास पहुंच गया। उसने क्या कहा? अर्जुन ने पूछा। यहाँ से निकलने में कुछ समय लग सकता है, इस होटल का मालिक भी हमारे साथ है, मिलन ने जवाब दिया। उस महिला का नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वह हमारे साथ क्यों आ रही है? उसने पूछा। ये सुनकर मिलन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये थोड़ा जटिल है, किसी भी तरह से आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह इस कमीने की तरह उपद्रवी नहीं है। मिलान उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर मुड़ा और उसे ठंडे तरीके से देखा। मंत्री को उस तीखी निगाह को देखकर और उन ठंडे शब्दों को सुनकर अपने शरीर के चारों ओर रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। हमें उसे मार देना चाहिए था। मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर योहान ने मुझे इस कमीने की जान लेने से क्यों रोका। जहां तक मैं उसे जानता हूं वह अपने जैसे लोगों के साथ इतना दयालु नहीं है। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह इस कमीने को मारने वाला है, लेकिन एक पल बाद उसने किसी कारण से अपना विचार बदल दिया। अर्जुन ने कहा। मिलन ने गहरी सांस ली, ये जानकर कि वह कारण थी कि योहान ने इस आदमी को नहीं मारा। दूसरी ओर मंत्री को उनकी बातचीत सुनकर एक साथ गर्मी और ठंड महसूस हुई। जितना अधिक उसने सुना उतना ही वह उदास महसूस करने लगा। वह नहीं जानता कि इस वर्तमान स्थिति में हंसे या रोए। उसने खुद को अंदर ही अंदर कोसा, ये जानकर कि वही था जिसने खुद को इस पागलपन में डाला था। उसने मिलन से संपर्क करने का पछतावा किया। ठीक है, हम उसे नहीं मार सकते और आप कारण जानते हैं। हमें उससे जानकारी चाहिए। जब तक वह वही करता है जो हमने उसे करने के लिए कहा है, वह जीवित रहेगा। लेकिन अगर उसने कुछ भी अजीब या संदिग्ध करने की कोशिश की तो उसे मारने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मिलन ने कहा। मिलन की बात सुनकर मंत्री ने मुंह में लार भरी और भयभीत तरीके से अर्जुन को देखा। तुमने सही सुना महिला, बेहतर होगा कि तुम मुझे नाराज न करो, अन्यथा मैं तुम्हारा सिर काटने में संकोच नहीं करूंगा, अर्जुन ने कहा। आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं वह करूंगा, बस कृपया मुझे दुख मत पहुंचाए, मंत्री ने अचानक कहा। उसे डरते देख अर्जुन ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं अब जाती हूँ, लेकिन जब हम प्रस्थान करने के लिए तैयार होंगे तो मैं तुम्हें सूचित कर दूंगी, तब तक उसे अपनी नज़रों से ओझल मत होने देना, मिलन ने कहा। और कुछ ही देर बाद वह मंत्री को अर्जुन की देखभाल में छोड़कर चली गई। उसके जाते ही अर्जुन ने अपना सिर घुमाया और एक भयावह मुस्कान के साथ मंत्री को देखा। क्या हम किसी शांत जगह पर चलें जहां कोई हमें परेशान न कर सके? आपको मुझे बताने के लिए बहुत सी बातें हैं और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बेहतर होगा कि आप मुझे निराश न करें, अर्जुन ने कहा। और वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले गया। मंत्री मन ही मन रोया, लेकिन उसने खुद को इस डर से नहीं रोका कि कहीं वह उसे मार न दे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, अध्याय 810। वह बुरी खबर है। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म, साधना जगत में प्रणाली, वह बुरी खबर है। एड्स बाय पब फ्यूचर। गुलियान शहर के अंदर कहीं दो खूबसूरत स्त्रियां एक दूसरे के सामने गोल मेज के चारों ओर बैठी थीं। उनमें से एक ने सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था और दूसरी ने गुलाबी सुंदर वस्त्र पहना हुआ था। ऐसा बहुत कम होता है जब आप अपने होटल से बाहर निकलते हैं। इसके पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? सफ़ेद लबादा और लाल लिपस्टिक लगाए महिला ने लीक्वी से पूछा, जो गुलाबी पोशाक में थी। महिला की बात सुनकर लीक्वी चुप हो गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोलने से पहले अपना गला साफ किया। मैं आपकी मदद लेने आया हूँ लेडी अल्मा, लीक्वी ने अल्मा को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। तुम यहाँ मेरी मदद लेने आए हो? अल्मा ने पूछा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। लीक्वी ने उस मुस्कान को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। लेडी अल्मा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी अनुपस्थिति में मेरे होटल की देखभाल करें। यही कारण है कि मैं अपना घर छोड़कर यहां आया हूं, लीक्वी ने कहा। लीक्वी की बात सुनकर अल्मा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। आप चाहते हैं कि मैं आपके होटल की देखभाल करूं? हाँ, इसीलिए मैं आपकी मदद लेने यहाँ आया हूँ। शहर में आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, लीक्वी ने जवाब दिया। लीक्वी की बात सुनकर और उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर अल्मा चुप हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या यह उस आदमी से संबंधित है? एक क्षण बाद अल्मा ने लीक्वी की ओर थोड़ा झुकते हुए पूछा। इस बार ये लीक्वी था जो आश्चर्य से अचंभित था।
तो यह उस आदमी से संबंधित है। हो, अल्मा ने ली क्यू के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखकर गहरी सांस छोड़ी और उसने आगे कहा, उस आदमी के साथ जुड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं होता, वह बुरी खबर है। वह जहां भी जाता है आपदा और अराजकता उसके पीछे आती है। बेहतर है कि आप उससे दूर रहें। अल्मा ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन गंभीर भावों के साथ साथ उसकी गहरी नीली आंखों में चिंता की झलक भी थी। तो तुम्हें युवा मास्टर योहान के बारे में पता है? ली क्वी ने भारी सांसों के साथ कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अलावा कोई और भी है जो उसकी पहचान के बारे में जानता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था और साथ ही उसके लिए चिंताजनक भी। आप पहले से ही जानते हैं कि इस जगह पर चीजें कैसे काम करती हैं। आप इस जगह के अंदर एकमात्र बड़ी मछली नहीं हैं। अल्मा ने ली क्वी के कप में चाय डालते हुए शांत तरीके से कहा और बाद में उसने अपना कप भर लिया। समझ में आता है, ली क्वी ने चाय पीते हुए कहा और फिर उसने दृढ़ निश्चयी भाव से अल्मा की ओर देखा। लेकिन मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है और मैं इसे बदलने नहीं जा रही हूँ। वास्तव में आप सही हैं कि वह जहाँ भी जाता है आपदा और अराजकता उसका पीछा करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अच्छे लोगों के लिए आपदा लाता है। जिन लोगों को उसने मारा वे सभी भ्रष्ट और कचरा मानव कमीने थे। ली क्यू ने कहा, अपनी मुट्ठी बंद करते हुए। उसकी आंखों में क्रोध देखा जा सकता था। उसे इस तरह देखकर अल्मा ने एक गहरी सांस ली। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ इसलिए उसका पीछा कर रहे हो क्योंकि उसने उन भ्रष्ट अमानवीय कमीनों को मार डाला था। उसके पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए कि तुम उसका पीछा क्यों करना चाहते हो। अल्मा ने चाय का कप मेज पर रखा और ली क्वी को कुछ उत्सुकता से देखा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि वह उन सभी महिलाओं को निकोल कबीले के चंगुल से मुक्त कराना चाहता है। ली क्वी ने कहा। सफ़ेद वस्त्र पहने महिलाओं के चेहरे के भाव काफ़ी बदल गए और उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुमने अभी क्या कहा? उसने जल्दी से पूछा। आपने सही सुना, वह उन सभी गुलामों को मुक्त करना चाहता है। यही कारण है कि वह यहाँ है, ली क्वी ने कहा और फिर आगे कहा, एड्स बाय पब फ्यूचर। मेरे पास वह जानकारी है जो मैंने इतने सालों में इकट्ठी की है, लेकिन क्योंकि मैं कमज़ोर थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं उम्मीद की रोशनी देख पा रही हूँ। उनकी मदद से मैं उन महिलाओं के लिए कुछ कर पा रही हूँ जो उन पिंजरों में रह रही हैं। क्या आप निश्चित हैं कि वह उन गुलामों की मदद करना चाहता है? अल्मा ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। मुझे यकीन है लेडी अल्मा, ली क्यू ने जवाब दिया। तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मदद के लिए हाथ बढ़ाने से पहले मुझे कुछ पुष्टि करनी है, अल्मा ने कहा और इन शब्दों के साथ वह खड़ी हो गई। ली क्वी अल्मा की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। क्या तुम सच में उससे मिलना चाहती हो? ली क्वी ने अपनी भौहें उठाईं और अल्मा को थोड़े अलग तरीके से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो, बस मुझे उसके पास ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ कि हम उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, अल्मा ने कहा और इन शब्दों के साथ उसने ली क्वी का हाथ पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद कमरे से बाहर निकल गई। तारांकन 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 तारांकन। इस बीच होटल के स्वर्ग के अंदर मिलान ने युगल के कमरे में प्रवेश किया और चारों ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि योहान कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर उसकी नज़र बिस्तर पर पड़े कपड़ों पर पड़ी। उन कपड़ों को देखकर उसके खूबसूरत चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और अगले ही पल उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाथरूम की ओर बढ़ गई। मिलान का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका गाल कुछ सोचते हुए लाल हो गया था। वह बाथरूम के दरवाजे के सामने नंगी खड़ी थी। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने दरवाजा धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया और उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जो शॉवर के नीचे खड़ा था और उसे शांत तरीके से देख रहा था। योहान, उसने धीमी किंतु मोहक आवाज में कहा, तुम फिर से नहाना चाहती हो? योहान ने पूछा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरे भाव देखकर उसे पता चल गया कि जब वह ली क्यू से मिलने के लिए निकला था तब वह पहले ही नहा चुकी थी। उसे पता था कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन उसने उसे चिढ़ाने का फैसला किया। योहान की बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराकर निगल लिया और फिर उसने योहान की ओर देखा। आज बहुत गर्मी है। पहले नहाने के बावजूद मेरा शरीर फिर से पसीने से तर हो गया है, इसलिए मैं फिर से नहाने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं भी आपके साथ नहाने आ सकता हूँ? मिलान ने शर्मीली आवाज में कहा। उसने अपने बाएं हाथ से अपने निचले होंठों को ढक लिया जबकि उसने अपने दाहिने हाथ से अपने स्तनों को ढक लिया। योहान उसकी शर्मीली आवाज सुनकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारे साथ नहाने में क्या आपत्ति होगी? यहाँ आओ, चलो साथ में नहाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।